हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सर हमारे साथ हैं नीलेश कुमार सिंह सर, जिनका 442 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और ये सर का 7th अटैम्प्ट था। इसके पहले सर ने एसएससी सीजीएल 3 टाइम क्लियर कर रखा है। तो आज हम सर के स्ट्रगल की जर्नी जानते हैं, क्योंकि उनकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है। उनकी बुक लिस्ट जानते हैं, आखिर उनके स्टार्टिंग में क्या कमियाँ रहीं जिसकी वजह से उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला है। जो भी बातें इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ओके सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है एंड मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। आई हैव डन माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम आईईटी लखनऊ। ओके सर। सो सर, बात की जाए सिविल सर्विसेज की, तो आपने कैसे सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है? 2013 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्वालिफाई किया, रैंक 37 आई। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला, यस आई कैन डू इट। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, सोचा कि बेस्ट क्या है, तो यूपीएससी वाज द बेस्ट। सो आई डिसाइडेड नहीं, यूपीएससी करना है। एंड सेकेंड रीज़न था, मेरे फादर खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं। सो ही वाज ऑलवेज मोटिवेटेड कि नहीं, हमारा कोई बच्चा सिविल सर्विसेज निकाले। सो दैट इज़ द मोटिवेशन बिहाइंड इट। राइट सर। सो सिविल सर्विसेज की जर्नी के बारे में बताइए। एक्चुअल में आपने कब से तैयारी स्टार्ट करी थी, फिर कैसे किया? 2013 में मेरा पहला अटैम्प्ट मैंने लिया था। एंड उसके बाद स्टार्टिंग में जर्नी बहुत स्मूथ रही कि थोड़ा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था 2-3 साल की आई विल क्रैक इट, बिकॉज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मेरा सिलेक्शन लगातार हो रहा था। डिस्पाइट कि सेकेंड एंड थर्ड अटैम्प्ट में मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन नहीं की थी। तो जब आप एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो दूसरे के लिए बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। नहीं, ये एग्ज़ाम क्रैक किया तो ये तो निकाल ही लेगा। राइट भाई। एंड मेरे साथ जस्ट अपोजिट हुआ। मैं प्री हो गया था मेंस में, फिर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। करते करते 2016 में आई रीच्ड अप टू इंटरव्यू, बट फाइनल सिलेक्शन मेरा हो नहीं पाया। उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया। 2016 से 20 के बीच में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। एंड दिस वाज अ वेरी टफ पार्ट ऑफ माय जर्नी। वहाँ पे मैंने एक अलग ही दुनिया को एक्सपीरियंस किया, जो बहुत ज़्यादा लोग मुझे लेके दे वर वेरी पॉजिटिव, नहीं ही विल डू इट। नाउ सडनली चीज़ें चेंज होने लगी, लोग बोलने लगे कि लड़का बर्बाद हो गया है एंड ये नहीं कर पाएगा। इस टाइप के वर्ड्स सुनने को मिलने लगे। मेरे फादर को भी लोग बोलने लगे कि आपका लड़का जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है तैयारी करके, उसको बोलिए कि ना तैयारी करें। सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अकेडमी लेकर आया है यूपीएससी सीएससी जीएस मेगा कॉम्बैट। गाइस, एक गेमिफाइड तरीके से होने वाला एक लाइव क्विज है, जो कि सेम प्रीलिम्स का यूपीएससी का जो पैटर्न होता है उसको फॉलो करता है। इसके कुछ फीचर्स अगर मैं आपको बताऊं, 30% जो क्वेश्चंस थे सिमिलर थे जो 2022 का प्रीलिम्स था कॉम्बैट से। साथ ही 23 जो यूपीएससी 2021 के टॉपर्स हैं वो रेगुलर यूजर्स थे कॉम्बैट के। साथ ही इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। साथ ही ये जो पेपर है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। साथ ही इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 60 मिनट्स में करने होते हैं। सो गाइस, ये जो क्विज है वो 26 जून को सुबह 11 बजे होने वाला है। इसमें आप जीत सकते हो अमेजिंग गिफ्ट्स एंड गैजेट्स, जैसे कि जो रैंक 1 होगा वो मैकबुक एयर, रैंक 2 आईपैड, रैंक 3 सैमसंग मोबाइल। साथ ही 250 लकी पार्टिसिपेंट होंगे, उनको मिलेंगे 5,000 तक के अमेजॉन गिफ्ट्स वाउचर। सो गाइस, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें। साथ ही मैं आपको आगे बता दूं T20 डेली करंट अफेयर सीरीज के बारे में, जो कि प्रशांत धवन सर के द्वारा लाई जाती है मंडे टू फ्राइडे, जो कि शाम 7:30 बजे लाई जाती है, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। साथ ही इसमें 1 2 3 रैंकर्स को अमेजिंग अमेजॉन गिफ्ट्स वाउचर भी मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्री है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, जो कि हर संडे को 5 बजे आपको मिलती है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि महिपाल राठौर सर के द्वारा लाए जाते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल करें। बट माई फादर ही मतलब माइंड वाइज ही वॉज समहाउ वो परेशान थे कि नहीं मेरे बच्चे का नहीं निकल रहा है। मेरी मदर थोड़ा सा परेशान थी, बट उन्होंने एक मोटिवेशन रखा कि नहीं मेरा बच्चा निकाल लेगा। सो दिस रियली हेल्प मी आउट कि मैं ये जर्नी फेस कर पाया एंड कर पाया। राइट सर। सो सर, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताइए कि जो स्टार्टिंग में आप प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बनाते थे, देन आपने बताया कि बीच में आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ और अभी जो लास्ट फाइनल अटेम्प्ट में हुआ, तो क्या चेंजेस आपने देखे प्रीलिम्स में?
मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो ये रही, मैंने क्या किया कि जैसे अलग अलग साइट्स पे टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है, तो मैं क्या करता था कि मैं एक लिस्ट निकालता था कि जिन भी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, मैं उसमें देखता था टॉप 10 रैंकर्स कौन से हैं। तो मैं उन सारी स्ट्रेटजीज़ को क्लब करता था, और सपोज कि हिस्ट्री अगर किसी ने स्पेक्ट्रम से पढ़ी है, किसी ने दूसरी एनसीईआरटी से पढ़ी, तीसरे इंसान ने सतीश चंद्रा से पढ़ी है, तो मैं क्या करता था कि ये सारा कुछ ऐड कर देता था। तो हुआ क्या कि एक ही सब्जेक्ट के लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेज सोचा रेफ़र करने के लिए, ताकि बेस्ट स्ट्रेटजी मेरी हो जाए एंड मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। एंड इट एक्चुअली बैकफायर्ड। ज़्यादा पढ़ने के चलते कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे इतना टाइम लग गया। अगर सोर्सेज लिमिटेड हों, बहुत ही कम सोर्सेज अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा क्वालिफाई कर सकते हो। इस बार मैंने सोर्सेज अपने लिमिटेड किए, लिमिटेड चीज़ों को फॉलो किया एंड फाइनली आई कुड मेक इट। ओके, जैसे कि आपने लिमिटेड सोर्सेज बताए प्रीलिम्स के लिए, तो क्या लिमिटेड सोर्सेज फॉलो किए, देन उनको कैसे पढ़ा आपने लास्ट टाइम पे? जैसे एग्ज़ाम के नॉर्मली देखा जाता है 3 मंथ पहले ज़्यादा पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए। फॉर द हिस्ट्री फॉर द एंशिएंट एंड मेडिवल मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ फॉलो की थी, एंड इनफैक्ट मेडिवल मैंने बहुत थोड़ा ही पढ़ा था, आधी बुक ही पढ़ी थी। एंशिएंट मैंने कंप्लीट पढ़ा था क्योंकि मेडिवल से क्वेश्चंस बहुत कम आते थे, एंड मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो किया। उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी 6 to 12 वो मैंने पढ़ा था। उसके अलावा साइंस के लिए मैंने 4 चैप्टर्स एनसीईआरटी क्लास 12th की जो बायो की बुक है उसमें लास्ट के 4 चैप्टर्स पढ़े थे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के कुछ लेक्चर्स अवेलेबल थे ऑनलाइन, तो वो मैंने देखा था, एंड एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था उसके अलावा। राइट सर, ओके। और मेंस के लिए बताइए सर, मेंस के लिए आपने कैसे किया, और ये भी बताइए सर कि मेंस आपने कितने बार लिखा? मेंस मैंने 1 2 4 टाइम्स लिखा है, बट इंटरव्यू के लिए कॉल मेरे पास 2 बार आई थी। एंड मेंस की तैयारी के दौरान मैंने क्या किया कि उस सब्जेक्ट को मैंने लिखना शुरू किया, जो भी है। जैसे आपका GS 1 है, एंड आई लाइक मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैंने पढ़ लिया तो मैंने उसके लास्ट के क्वेश्चंस उठाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। यहाँ पे मैं जो भी इनके व्यूअर्स हैं एंड जो भी स्टूडेंट्स हैं बेसिकली जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस इन द कोचिंग सेंटर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। तो अगर आपको ट्रेंड को समझना है तो आपको यूपीएससी के लास्ट के क्वेश्चंस को फॉलो करना पड़ेगा, ना कि किसी कोचिंग के मटेरियल को। तो ये चीज़ मैंने किया, मैंने लास्ट के क्वेश्चंस उठाए जो भी GS 1 2 3 4 में आए थे, एंड उसके पैटर्न को समझते हुए ही मैंने तैयारी की, एंड सिलेबस सामने रखा। अगर आप सिलेबस सामने नहीं रखेंगे तो अकेला इकोनॉमिक्स आप कंप्लीट नहीं कर सकते 1 साल में। इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत वास्ट है, आपको सिलेबस सामने रखना है। और दूसरी चीज़ यह कि कोशिश करिए कि आप आंसर्स में जितनी ज़्यादा कमिटीज़ के नाम एंड कोई अगर आपको डेटा याद है तो आप उस डेटा को रख लीजिए। जितना ज़्यादा आपका आंसर क्वालिटेटिव होगा उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट आपको मेरे जैसे GS 2 में आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट इट वाज शायद 119 मार्क्स। सो ये मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि एंड इनफैक्ट इसमें एक चीज़ और बता दूँ, 2 क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिए थे। आई गॉट कन्फ्यूज ड्यूरिंग दैट। 2 क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिए थे। 18 क्वेश्चंस के दम पे भी मैंने इतना नंबर जो आया है वो उसके पीछे रीजन है कि आंसर्स अगर आपके क्वालिटेटिव रहते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि नहीं, देखिए मेंस में सबके मार्क्स लगभग GS में इक्वल रहते हैं। इट इज़ नॉट द फाइट ऑफ कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाने, इट्स द फाइट ऑफ 1 मार्क्स इन ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको 1-1 नंबर बढ़ जाएगा तो आपका सीधे 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन में अगर आपका आंसर और अच्छा है कि अगर आपके 2 नंबर बढ़ गए तो सीधे 40 नंबर का डिफरेंस पड़ेगा। तो आंसर्स की क्वालिटी मेंटेन करनी है, वो तभी पॉसिबल है जब आप सिलेबस सामने रखें। राइट सर, आपने जैसे कि बताया आपने 2 क्वेश्चन गलत लिख दिए थे सर, वो कैसे हुआ? मतलब ऐसे एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर जो होता है वो मेंटेन नहीं कर पाया, फिर और क्या, कैसे क्या? एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया था लास्ट टाइम पे, एंड इट वाज द क्वेश्चन ऑफ लाइक US कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन जो जुडिशियल डिफरेंस है उसके ऊपर बेस्ड था। तो वो मैंने थोड़ा सा वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिया गया, मैंने वो उसको डाल दिया कि US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसके बीच डिफरेंस पूछा था, तो वहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड।
जैसे कि अभी आपने बताया जापानीज़ और यूएसए का कर दिया, तो सर आपने एक सिर्फ रिसोर्सेज को गलत कर दिया, बट आगे जो आंसर लिखा होगा उस बेस पे नंबर मिल सकता है। या डेफिनेटली, देखिए ये आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप इनिशियल पार्ट थोड़ा सा आप गलत भी कर दें बाई चांस, तो देखिए वहाँ पे कॉपी कैसे चेक होती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप आंसर्स अच्छे लिखे हैं तो जो भी टीचर्स आपके आंसर चेक कर रहे हैं वो पूरा आंसर ज़रूर देखते हैं कि आपने लिखा क्या है। तो ठीक है, अगर एक इनिशियल मिस्टेक है तो आपके आधा एक नंबर काट लेंगे। आई बिलीव इट मस्ट बी अ स्टेप वाइज मार्किंग कि भाई बच्चे ने लिखा क्या है, इंस्टेड ऑफ कि नहीं स्टार्टिंग गलत लिखा है तो पूरा ही नंबर काट दिया गया। बट आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वो कैसे मार्क करते हैं। ओके सर, सो एथिक्स ऐसे नॉर्मली स्टूडेंट्स काफ़ी हार्ड समझते हैं, इसको कैसे किया जाए? एथिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है एक्चुअली, एंड बट एक चीज़ है कि एथिक्स हार्ड इसलिए समझा जाता है क्योंकि GS 1 2 3 के पीछे एथिक्स को इग्नोर कर दिया जाता है, एंड ये बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है। मैंने सिर्फ लेक्सिकॉन फॉलो की थी, लेक्सिकॉन पढ़ी थी, एंड दैट टू अभी नया वाला लेक्सिकॉन मैंने फॉलो नहीं किया था। 2013 में जो बुक आई थी मैंने वही बुक मेरे पास आज भी है, एंड उस टाइम पे लेक्सिकॉन का आई बिलीव इट वाज द फर्स्ट एडिशन जो आया था, एंड आई रेड इट वही, क्योंकि डेफिनेशंस वही रहते, डेफिनेशन नेवर चेंज, लाइक एथिक्स, प्रोबिटी, इंटीग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब की डेफिनेशन नहीं चेंज होने वाली। तो वो वही चीज़ मैंने पढ़ा, बट लास्ट के क्वेश्चंस मैंने लिख के प्रैक्टिस किए थे, जिसके चलते मार्क्स आपके अच्छे आ सकते हैं। राइट। और सोशियोलॉजी के बारे में बताइए सर, सोशियोलॉजी कितना हेल्पफुल रहा आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में? मैंने ऑप्शनल चेंज किया था। अर्लियर आई हैड द फिलोसफी, एंड इस साल मैंने सोशियोलॉजी लिया था। मेरा सोशियोलॉजी बिल्कुल तैयार नहीं था। 2.5 महीने के दौरान मैंने सोशियोलॉजी कवर किया, एंड इस दौरान मैंने पेपर 1 के लिए मैं उपेंद्रा सर के नोट्स पढ़े थे। उसके अलावा पेपर 2 के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की जो बुक आती है फॉर द सोशियोलॉजी, वो मैंने नितिन सिंघानिया सर का नाम ले रहा हूँ, नितिन सागवान सर की जो बुक आती है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, तो वो पार्ट 2 मैंने नितिन सागवान सर वाली बुक से पढ़ा था। उसके अलावा क्रॉनिकल की लास्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आते हैं, तो मैंने वो पढ़ा, एंड बस इतना ही मेरा सोर्स रहा था। मैंने इसके अलावा और कोई सोर्स फॉलो नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा उसे डिटेल में जाके पढ़ सकूं। ओके, सो सर इस बार इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे मार्क्स तो बहुत अच्छे नहीं हैं, 149 मार्क्स हैं मेरे। ओके, सर मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में बताइए सर, मॉक इंटरव्यू आपके इंटरव्यू में किस प्रकार से हेल्पफुल? मॉक इंटरव्यू से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इट हेल्प यू टू, मतलब मुझे एटिकेट्स, कैसे उठना बैठना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, एंड आंसर करना भी सीखा। लाइक मैंने नेक्स्ट IAS में भी लिया था, उसके अलावा मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी मॉक दिया था। सो इट रियली हेल्प मी आउट, एंड इनफैक्ट नेक्स्ट IAS की एक अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि उन्होंने एक टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया था फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग इंटरव्यू दिस ईयर। उसमें क्या होता था कि जैसे बी सिंह सर ने और रुचिका मैम ने, एंड जो इकोनॉमिक्स वाले विभाग सर हैं उन्होंने, एंड तो हम क्या करते थे, उन्हें टैग करके उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे। कई बार आंसर्स होते आपको एग्जैक्टली डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते, तो हम उन्हें टैग किया करते थे कि सर व्हाट इज विल बी द आंसर फॉर दिस। सो एज सुन एज पॉसिबल जब भी उनके पास टाइम होता था तो वो आंसर्स को हमें बता देते थे। तो इट इन दिस वे नेक्स्ट IAS से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, एंड बाकी अदर इंस्टीट्यूट से भी हेल्प मिली, जहाँ पर मैंने मॉक दे के बहुत सारे सवाल पूछे, मतलब उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, एंड वो मैंने यूज़ किया अपने इंटरव्यू के दौरान। राइट सर। ओके, सो बात की जाए सर, जैसे कि आपने 7th अटेम्प्ट अभी लिखा था इस बार, तो सर आपको क्या लगता है कि कहाँ पे और कमियाँ आपकी नज़र आई एकदम, इनको सर पॉइंट वाइज सही तरीके से बताइए। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सोर्सेज अपने बहुत ही लिमिटेड रखिए। दूसरी चीज़, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो आपको ये याद होना चाहिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको किसी भी सेकेंड एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है। लाइक जैसे मैं दिल्ली आया तैयारी के लिए कुछ टाइम के लिए, तो दिल्ली में लाइक यू मेक द फ्रेंड्स, यू हैव अ सर्कल। मैं बहुत से बच्चों को आज भी देखता हूँ कि दे स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर पार्टीज़, एंड देखिए मैं पार्टीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यू आर इन ए स्टूडेंट मोड। तो एक स्टूडेंट का धर्म समझते हुए उस तैयारी को आप अच्छे से कीजिए। अगर आपको पार्टी भी करने का मन है, आप एक अपना टारगेट सेट के, नहीं मुझे इतना टारगेट पूरा करना है,
उसके बाद ही मैं क्या कहते हैं ये पार्टी करूँगा, आई विल गो फॉर अ मूवी। अगर आपको एक दिन पूरा चाहिए, आप इन्जॉय करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमने 14 दिन पार्टी करें, एक दिन पढ़ेंगे फिर 14 दिन पार्टी करें, उल्टा होना चाहिए। 14 दिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे कि ये हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, और 15वें दिन हम पार्टी ऐसी करेंगे कि हमें ज़िंदगी में पढ़ना ही नहीं है। राइट सर। तो अगर ये चीज़ अगर आप फॉलो कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरी और एक चीज़ और, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के नहीं होगा। मेरे बड़े भैया ने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, एंड कि जिस भी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है, उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके पैटर्न को समझना, और उसके पैटर्न को समझने के लिए आपको उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाना चाहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो बिना राइटिंग प्रैक्टिस के, बिना लास्ट ईयर के पेपर्स लगाए पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देयर कैन बी फ्यू एक्सेप्शंस, बट जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। राइट सर, ओके। सो जैसे सर आपने स्टार्टिंग जो अटैम्प्ट दिए होंगे उस टाइम पे आपने नोट्स बनाए होंगे, तो क्या वो नोट्स इस टाइम तक आपने फॉलो किए? ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया हूँ, तो कुछ लोग थे इस बार तो मैंने सब ख़त्म कर दिया था, एकदम नया से पढ़ा था। मैंने नोट्स नहीं बनाए कभी भी। कोचिंग का मटेरियल मैंने फॉलो किया था। नोट्स मेरे बुक जो थी, बुक्स में अंडरलाइन कर लेता था, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना टाइम हम नोट्स बनाने में बिताते हैं उतना ही टाइम हम उसको रिवीजन करने में के लिए बिताते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जो ये मेरे साथ था, मैंने नोट्स नहीं बनाए। ओके, और रिवीजन वगैरह कैसे करते थे? रिवीजन के लिए जैसे मैंने कोई बुक हम कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद मैं उसे क्या करता था, एक हफ्ते के लिए जनरली छोड़ देता था, और उसे एक हफ्ते बाद, लेकिन मेरा ये था कि अगले 3 दिन के अंदर, लाइक मेरा हमेशा 10 दिन का लगभग टारगेट रहता था। इस 10 दिन के अंदर जो पढ़ा है वो मैं 11वें-12वें दिन कुछ नहीं पढ़ता था, 11वें-12वें दिन उसको रिवीजन करता था। क्योंकि कई बार होता है आप नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं, पुरानी चीज़ें भूलते चले जाते हैं। तो वो चीज़ तो मैं नहीं होने देता था कि उसको 11वें-12वें दिन पढ़ा, फिर उसके बाद फिर 10 दिन पढ़ाई की, फिर अगले बार मैंने क्या किया, वो 2 या 3 दिन का टारगेट रखा कि वो जो यहाँ पे पढ़ा और जो अगले 10 दिन में पढ़ा उसका मैंने फिर रिवीजन किया। तो रिवीजन लगातार करता रहा। राइट। जैसे कि आपने पहले बताया था कि मतलब एक टाइम ऐसा भी आया था जब आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला था, उस टाइम पे आप काफ़ी डीमोटिवेट हो गए थे। अपने आप को मोटिवेट कैसे रखा सर, और अगेन उसी पेशेंसी के साथ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया? देखिए, मोटिवेशन के पीछे सबसे बड़ा रीज़न मेरी फैमिली है। मेरी मम्मी ने हमेशा मतलब बोला कि नहीं, मेरा बच्चा कर लेगा। मेरे फादर कई बार परेशान होते थे कि अरे वो निकाल नहीं पा रहा, तो मेरी मम्मी मुझे आज भी मतलब मुझे बहुत देर में पता चला कि मम्मी बोलते थे अरे ठीक है बेटवा पढ़ाई कर रहा है, क्या जरूरत है उससे कुछ बोलने की। पापा बोलते थे चलो मैं बात करता हूँ उससे, देखूँ। तो मम्मी ने बोला नहीं, कहीं बच्चा परेशान ना हो, तो मम्मी पापा को समझाती थी। बड़े भैया ने पूरा सपोर्ट किया, बोला कि अगर तुम टेंशन मत लो, पापा परेशान भले हैं लेकिन मैं पापा से बात कर लूँगा, क्योंकि पापा का कहीं ना कहीं जो परेशान थे वो भैया से डिस्कस करते थे। तो भैया बोलते रहे कि नहीं वो कर लेगा। मंझली वाले भैया ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मतलब फैमिली के बिना तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। तो ये चीज़ थी। कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की ड्यूरिंग माई दिस अटैम्प्ट। लाइक सोशियोलॉजी ऑप्शनल में मेरा एक फ्रेंड है अश्विनी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया क्योंकि मैंने ऑप्शनल चेंज किया था। 2.5 महीने में मुझे ऑप्शनल कंप्लीट करना था। ही वॉज देयर कि नहीं आप भैया कर लेंगे, 2.5 महीने में हो जाएगा। एंड मैं आंसर्स लिख के उसे भेजता था एंड वो उस आंसर्स को चेक करके नहीं भैया यहाँ पे मोटिवेशन, यहाँ पे आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज द थिंग विथ हिम। अलॉन्ग विद दैट देखिए, और खाली इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, देर आपके लाइफ जो होती है यूपीएससी में, जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, तैयारी का जो वो होता है, उसमें आपके टीचर्स का, आपके बाकी फ्रेंड्स का एंड अननोइंगली कई ऐसे लोगों का हाथ होता है जो हो सकता है आप जानते भी ना हो कि किस वे में उन्होंने आपको अफेक्ट किया। तो मैं तो उनको सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। मोटिवेशन वाइज मेरी फैमिली, कुछ फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ओके, और लास्ट में क्या मैसेज दे देना चाहेंगे न्यू एस्पिरेंट को जो कि तैयारी करना चाह रहे हैं और वो जल्दी सिलेक्शन ले लें? देखिए, मैसेज तो मैं आपको ये देना चाहूँगा कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट से अच्छा कोई अटैम्प्ट नहीं होता, बिकॉज आपने फेलियर नहीं देखा होता। तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है। अगर आप पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट अटैम्प्ट। लेकिन अगर आपका नहीं निकलता है तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ये जर्नी इट्स वर्थ इट। यूपीएससी शुड नॉट बी एन एंड। यू शुड नेवर टेक इट लाइक कि नहीं है बस एंड हो गया, अगर ये नहीं निकला तो मेरी लाइफ में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्या पता भगवान ने आपके लिए उससे भी बेहतर रास्ता चुन के रखा हो। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए,
अपना, लेकिन आप जब अटेम्प्ट दे के आए ना, तो कभी आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि आप पलट के देख रहे हो, आपको लगे नहीं यार मैंने अटेम्प्ट अच्छे से नहीं दिया। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हैं तो फिर आप अपने साथ और अपने पेरेंट्स के साथ मजाक कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और तीसरा मेरा उन बच्चों के लिए ज़रूर मैसेज है जो प्रेशर में कई बार हैंडल नहीं कर पाते हैं एंड दे टेक द एक्सट्रीम स्टेप, जो सुसाइड्स वगैरह करते हैं, जो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ पेपर में, एंड मेरे आसपास भी 1-2 केसेस मैंने देखे हुए हैं जहाँ पे बच्चों ने प्रेशर में सुसाइड्स भी किए हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, देखिए यूपीएससी इज अ जर्नी, टेक इट एज अ जर्नी, इट्स नेवर एन एंड। असली जर्नी तो तब स्टार्ट होगी जब आप क्वालिफाई करने के बाद जाएंगे, क्योंकि उसके आगे की भी जर्नी आपको जीनी है। और अगर आप यूपीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाए तो क्या पता आप कोई एक ऐसे टीचर उभर के आप सामने आएंगे पूरे इंडिया में जिनका पूरा इंडिया में नाम होगा, तो यू विल बी मेकिंग ए मच बिगर इम्पैक्ट। सो अपनी लाइफ को आपको नहीं पता कि भगवान ने किस तरह से प्लान कर रखा है, तो अब ये मत सोचिए कि अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो मैं वर्थलेस हूँ। आपकी एक वर्थ है, आप इस अटेम्प्ट को दे रहे हैं, आप एटलीस्ट आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप यूपीएससी को सोच भी पा रहे हैं, इट सेल्फ शोज दैट यू आर समथिंग। सो कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सबका अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक मैकेनिज़्म है। जैसे मेरा क्या था कि मैं जब कई बार फ्रस्ट्रेट होता था तो मेरा खाने की आदत है, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा खाना मंगा के खाता था। एंड दूसरी चीज़, मैं कहीं अकेले टहलने निकल जाता था। तो सबका अपना मैकेनिज़्म है, आप अब उसको वो कीजिए, बट डोंट गेट डिसहार्टेंड। जब आप सेलेक्ट होंगे तो ये सारी चीज़ें आप याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हंसी आएगी कि यार ये मैंने ऐसे किया। तो आप अपने ऊपर विश्वास है कि आप निकाल सकते हैं, बट एक चीज़ आपके ज़रूर होना चाहिए कि नहीं, आपका अटेम्प्ट ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने तैयारी भी नहीं की और फिर बोला नहीं यार मेरे से नहीं निकला, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।